हेलो बच्चों, जय हिंद। मैं राजेश सर आप लोगों के लिए एक बार फिर से लेकर के आया हूँ क्लास 10th का हिस्ट्री, जो कि बिहार बोर्ड से रिलेटिव है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका शीर्षक है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। जैसा कि मैं आप लोग को बता दूं, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 जो है काफ़ी डिटेल्स के साथ पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका शीर्षक है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और आते हैं सीधे अपने टॉपिक पे। हमारा जो पहला टॉपिक है आज का, वो क्या है देखिए, ये है हिंद चीन का अर्थ। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो कहता है कि दक्षिण पूर्व एशिया में हिंद चीन देशों से अभिप्राय तत्कालीन समय में लगभग 3 लाख, ठीक है, ये बुक में दिया है 2.80 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले उस प्रायद्वीपीय क्षेत्र से है जिसमें आज के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या हो गया कि कह रहा है कि दक्षिण पूर्वी एशिया में हिंद चीन देशों से अभिप्राय तत्कालीन समय में, मतलब आज के समय में, लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले उस प्रायद्वीपीय क्षेत्र से है जिसमें आज के कौन कौन से देश आते हैं? वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। ठीक है, इनकी उत्तरी सीमा म्यांमार एवं चीन को छूती है नहीं, तो दक्षिण में चीन सागर है और पश्चिम में म्यांमार के क्षेत्र पड़ते हैं। तो ये पढ़ा हम लोगों ने हिंद चीन के बारे में। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है, देखिए हमारा अगला पॉइंट है व्यापारिक कंपनियों का आगमन और फ्रांसीसी प्रभुत्व। नहीं, तो क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत से जुड़ने की चाह में जब समुद्री मार्ग ढूंढ निकाला, तब पुर्तगाली ही पहले व्यापारी थे जो भारत के साथ साथ दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से जुड़े थे। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछता है कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत से जुड़ने की चाह में समुद्री मार्ग ढूंढ निकाला। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, नहीं, कि भारत की खोज किसने की थी? तो क्या हो जाएगा? वास्को डी गामा। यहाँ पर भारत की खोज नहीं होगा, भारत में आने वाले समुद्री रास्ते की बात की जाए तो उसकी खोज जो है किसने किया था? वास्को डी गामा ने किया था। और कब किया था? तो 1498 ईस्वी में। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, भारत की खोज किया था वास्को डी गामा ने। नहीं, ऐसा नहीं है। भारत आने वाले समुद्री रास्ते की खोज जो है वो किया था वास्को डी गामा ने। और कब किया था? तो 1498 ईस्वी में किया था। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जाने अभी देखेंगे। और देखिए क्या है, और 1510 ईस्वी में जो है मलक्का को व्यापारिक केंद्र बनाकर हिंद चीनी देशों के साथ व्यापार शुरू किया था। इसके बाद स्पेन, डच, इंग्लैंड और फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। नहीं, इन व्यापारियों में फ्रांसीसियों को छोड़कर किसी ने इन भूभागों पर अपना राजनीतिक जो है प्रभुत्व कायम करने का प्रयास नहीं किया। ठीक है, लेकिन फ्रांस जो है शुरू से ही इसी दिशा में प्रयासरत रहा। 17वीं शताब्दी में बहुत फ्रांसीसी व्यापारी पादरी जैसे हिंद चीन पहुंच गए। सन 1747 ईस्वी के बाद से ही फ्रांस अन्ना में रुचि लेने लगा। 1787 ईस्वी में कोचीन जो है चीन के शासक के साथ उसे संधि का मौका मिला, लेकिन अभी तक फ्रांसीसी अपनी ताकत का प्रभुत्व नहीं जमा पाए थे। ठीक है, और 19वीं शताब्दी में अन्नाम कोचीन चीन में फ्रांसीसी पादरियों की बढ़ती गतिविधियों के विरुद्ध उग्र आंदोलन हो रहे थे। फिर भी 1862 ईस्वी में अन्नाम को सैन्य बल पर संधि के लिए बाध्य किया गया। इसके जो है अगले वर्ष कंबोडिया को भी संरक्षण में ले लिया गया और 1783 में जो है तोंकिन में फ्रांसीसी सेना का प्रवेश हुआ। इसी तरह 20वीं शताब्दी का आरंभ तक संपूर्ण फ्रांस, ठीक है, अधीनता में आ गया। यहाँ पर एक पॉइंट है, देखिए कंपनी का आगमन। तो सबसे पहले यहाँ पर नोट है कौन कौन कंपनी जो है इन चीन में पहले प्रवेश किया। तो क्या हो जाएगा? पुर्तगाली हो जाएगा सबसे पहले। इसके बाद कौन आया? डच। इसके बाद जो है इंग्लैंड आया और इसके बाद क्या आया? फ्रांस आया। ठीक है, चलिए अभी हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट क्या कर रहा है। इसी से क्वेश्चन बनता है, नहीं, कह रहा है हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहा है यहाँ पर, 17वीं शताब्दी तक बड़ी संख्या में व्यापारियों के साथ ईसाई पादरी भी हिंद चीन पहुंचने लगे। 1862 ईस्वी में फ्रांस अपने सैन्य बल से अन्नाम पर अधिकार कर लिया और 1863 ईस्वी में कंबोडिया के साथ साथ तोंकिन पर भी अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, तो इस तरह जो है 20वीं शताब्दी का आरंभ तक संपूर्ण हिंद चीन जो है फ्रांस के अधीन हो गया। इसी में अब कुछ पॉइंट है जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। नहीं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे
क्वेश्चन है, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या है? ठीक है, हम लोग क्या जानेंगे कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए क्या करा है, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी, जिसमें वहाँ वहाँ के मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था, जबकि मालिक को असीमित अधिकार प्राप्त था। ठीक है? तो एक तरफा अनुबंध व्यवस्था का मतलब क्या हो गया, जिसमें मजदूरों को कोई अधिकार नहीं हो, लेकिन मालिक को असीमित अधिकार प्राप्त हो। तो अगर ऐसी व्यवस्था हो किसी देश में या किसी क्षेत्र में, तो इस तरह की व्यवस्था को या इस तरह के अनुबंध को क्या कहा जाता है? एक तरफा अनुबंध व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है? अब हम लोग जानेंगे कोलोन के बारे में। नहीं, तो कोलोन क्या होता है? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कोलोन कहे जाते थे। ठीक है? तो जो भी फ्रांसीसी लोग मतलब फ्रांस के लोग हिंद चीन के क्षेत्र में बस गए, उसे जो है कोलोन कहे जाते थे। ठीक है? इसके बाद क्या है देखिए, क्या करा हिंद चीन में राष्ट्रवाद के विकास का वर्णन करें। तो यहाँ से क्या बनेगा? देखिए हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद को समय-समय पर विद्रोह का सामना करना पड़ता था। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होने लगी। फान बोईचाउ, ठीक है? यहाँ पे एक पॉइंट है। फान बोईचाउ द्वारा द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम की रचना, जापान द्वारा रूस को हराना, ठीक है? रूसो, मोंटेस्क्यू एवं फान चूत्रिन के विचार, सनयात सेन के नेतृत्व में चीन में सत्ता परिवर्तन आदि हिंद चीनियों के प्रेरणा स्रोत बन गया। प्रथम विश्व युद्ध में इन प्रदेशों से हजारों लोगों को सेना में भर्ती किया गया, ठीक है? तथा युद्ध की प्रथम पंक्ति में रखा गया, जिससे जिससे मरने वालों में इनकी संख्या ज़्यादा होती थी। इन सब बातों का प्रभाव हिंद चीन लोगों पर बड़ा पड़ा। नहीं, हिंद चीन लोगों पर पड़ा। 1930 के मंदी में चावल, रबर आदि के दाम गिर गए, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ गई। जनता की हालत जो है दयनीय होती जा रही थी। नहीं, तो इस स्थिति से परेशान किसान साम्यवाद को अपना रहे थे और राष्ट्रवाद आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा था। 1930 ईस्वी में हो ची मिन्ह ने बिखरे राष्ट्रवादी गुटों को एकजुट कर वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। नहीं, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो क्या हो जाएगा? हो ची मिन्ह। ठीक है? इसके बाद कहा है कि फ्रांसीसी सरकार का रुख काफी तीव्र एवं क्रूर होता जा रहा था, जिसमें हजारों लोग मारे गए। इस प्रकार की स्थिति से हिंद चीन में राष्ट्रवाद की भावना जो है पनपने लगी। ठीक है? तो इस पॉइंट में हम लोग दो ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। तो क्या होगा? तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम की रचना किसने की? तो क्या हो जाएगा? फान बोईचाउ। ठीक है? याद रखना है। क्या है देखिए, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम की रचना किसने की? तो क्या हो जाएगा? फान बोईचाउ ने की थी। नहीं, चलिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद चीन में उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था? ठीक है? हिंद चीन में जो उपनिवेश का स्थापना हुआ था, इसका उद्देश्य क्या था? उपनिवेश का अर्थ क्या होता है कि कोई देश अगर किसी दूसरे देश पर अधिकार कर ले, तो जिस देश पर अधिकार कर लेता है, वह देश जो है क्या होता है? उपनिवेश होता है। जैसे हम लोग जानते हैं 1947 से पहले भारत जो है अंग्रेज का मतलब इंग्लैंड का क्या था? उपनिवेश था, क्योंकि इंग्लैंड ने भारत को अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक है? तो वही बात कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि हिंद चीन में उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था? ठीक है? तो समझते हैं इस पॉइंट को हम लोग। देखिए, कह रहा है फ्रांस द्वारा हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का निम्नलिखित उद्देश्य था। क्या-क्या उद्देश्य था उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले क्या है? व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। नहीं, तो फ्रांस फ्रांस को भारत एवं चीन में स्थित डच एवं ब्रिटिश कंपनियों से व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के लिए हिंद चीन क्षेत्र उचित लगा, जहाँ से वे दोनों जगहों को संभाल सकते थे। ठीक है? इसके बाद क्या है देखिए, कच्चे माल की आपूर्ति। तथा वियतनाम एक कृषि प्रधान देश था तथा उसके चीन से सटे राज्यों में खनिज संसाधन जैसे कोयला, टीन, जस्ता आदि उपलब्ध था, जिसका उपयोग फ्रांसीसी अपने उद्योग में करना चाहते थे। ठीक है? इसके बाद क्या है देखिए, असभ्य लोगों को सभ्य बनाना। फ्रांस द्वारा मतलब असभ्य लोगों को सभ्य बनाना। तो हिंद चीन में यूरोपीय सभ्यता का प्रसार कर वहाँ के लोगों को सभ्य बनाना था। ठीक है? अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हिंद चीन के प्रति फ्रांसीसी नीति। नहीं, तो क्या कर रहा है देखिए, कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटेन, हॉलैंड, अमेरिका और फ्रांस दक्षिण पूर्व एशिया में अपने साम्राज्यों की क्या कर रहा है देखिए, पुनर्स्थापना में लग गए। ठीक है? फ्रांस भी हिंद चीन में अपने डूबे साम्राज्य को बनाना चाहता था, अतः उसने एक नए औपनिवेशिक तंत्र की योजना बनाई, जो निम्न है। पहला क्या है?
फ्रांस के विशाल साम्राज्य को एक यूनियन में बदल दिया जाएगा जिसमें सभी जो है अधीनस्थ उपनिवेश रहेंगे। नहीं, दूसरा क्या है? तो हिंद चीन इस फ्रांसीसी महासंघ का एक स्वशासित अंग होगा। तीसरा क्या है? हिंद चीन के संरक्षित राज्यों एवं कोचीन चीन को मिलाकर एक संघ बनाया जाएगा। ठीक है। और चौथा क्या है? हिंद चीनी संघ के विदेश नीति एवं सैन्य पर फ्रांस का नियंत्रण रहेगा। ठीक है। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। नहीं, तथा फ्रांसीसी शोषण के साथ साथ उसके द्वारा किए गए सकारात्मक कार्यों की समीक्षा कीजिए। ये क्वेश्चन 9 कहने का मतलब क्या है? हम लोग जो है पेज बाय पेज नोट्स बनाए हुए हैं और जिस पेज से नहीं जो क्वेश्चन बन रहा है उसको जो है नोट्स के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं, चाहे यो वह अति लघुत्तरीय क्वेश्चन हो, लघुत्तरीय क्वेश्चन हो या फिर दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन हो, या किसी पेज से क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो हम लोग जो है डायरेक्ट जो है उसको पॉइंट बना करके डील कर रहे हैं। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जानेंगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? फ्रांसीसी शोषण के साथ साथ उसके द्वारा किए गए सकारात्मक कार्यों की समीक्षा कीजिए। नहीं, तो फ्रांसीसी जो है हिंद सिंध में वहाँ के लोगों के साथ शोषण कर रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ सकारात्मक कार्य भी किए, उसी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है। तो देखिए क्या करा है? फ्रांसीसियों ने प्रारंभिक शोषण व्यापारिक नगरों एवं बंदरगाहों से शुरू किया। उसके बाद नहीं, उन्होंने भीतरी ग्रामीण इलाकों में किसानों का शोषण आरंभ किया। उन्होंने हिंद चीन में शोषण तो किया लेकिन कुछ विकासात्मक कार्य जैसे सकारात्मक काम भी किए। उन्होंने सर्वप्रथम कृषि उपज बढ़ाने की ओर ध्यान दिया। इसके लिए उन्होंने उन्होंने जो है नहरों का विकास किया ताकि सिंचाई की सुविधा बढ़े। ठीक है। जंगल क्षेत्रों, निम्न भूमि जहाँ सालों भर पानी भरा रहता था और जमीन दलदली हो गई थी को खेती योग्य बनाया। ठीक है। परिणाम स्वरूप 1931 तक वियतनाम विश्व का चावल तीसरा बड़ा मतलब चावल निर्यातक देश बन गया। रबर बागानों, फार्मों, खानों, मजदूर से एक तरफा अनुबंध व्यवस्था थी, लेकिन उपज बढ़ने से देश में खुशहाली भी बढ़ी। पूरे उत्तर से दक्षिणी हिंद चीन तक विशाल नेटवर्क एवं सड़क का जाल बिछाया गया। ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में भी फ्रांसीसियों ने हिंद चीन में कुछ काम किया। तो परंपरागत स्थानीय भाषा के साथ साथ चीनी भाषा की शिक्षा भी दी जा रही थी। इस प्रकार से ये क्या था? तो फ्रांस के द्वारा हिंद चीन में किए गए कुछ सकारात्मक कार्य। अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा, चर्चा कीजिए। नहीं, अमेरिका कहीं भी पीछे नहीं रहने वाला है, तो हम लोग जानेंगे कि अमेरिका जो है हिंद चीन में कैसे घुसा, चर्चा कीजिए, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो देखिए अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका हिंद चीन में फ्रांस को समर्थन देने के बहाने घुसा और धीरे धीरे साम्यवादियों के विरोध में हस्तक्षेप की नीति अपनानी शुरू कर दी। इन्हीं परिस्थितियों में जेनेवा समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत पूरा वियतनाम दो भागों में बट गया। ठीक है। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम में साम्यवाद समर्थित सरकार बनी, जबकि दक्षिणी वियतनाम में अमेरिका समर्थित सरकार बनी। अमेरिका समर्थित सरकार जो है बायोदाई के नेतृत्व में बनी। ठीक है। अब इसी में आएगा जेनेवा समझौता। तो ये क्या था? देखिए कहता है कि मई 1954 में जेनेवा में हिंद चीन समस्या पर वार्ता हेतु एक सम्मेलन बुलाया गया। ठीक है, जिसे जेनेवा समझौता कहा जाता है। जेनेवा समझौता ने पूरे वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया। नहीं, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मई 1954 में जेनेवा में हिंद चीन समस्या पर वार्ता हेतु एक सम्मेलन बुलाया गया जिसे जेनेवा समझौता कहा जाता है। जेनेवा समझौता ने पूरे वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया। ठीक है। नहीं, वो दो हिस्सा क्या था? तो उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम। ठीक है। क्या था? उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम। इसी में है कि हुआ हुआ आंदोलन की चर्चा करें। तो देखिए हुआ हुआ एक बौद्धिक, ठीक है, बौद्धिस्ट धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था जो 1939 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसके नेता क्या है? हुनहु फूसो था। ठीक है। क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देते थे जिसमें आत्मदाह तक भी शामिल था। तो ये कौन सा आंदोलन था? हुआ हुआ आंदोलन। ठीक है। अभी हम लोग जानेंगे जो है लाओस में जो है गृह युद्ध किस प्रकार से हुआ, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो देखिए दक्षिणी वियतनाम में साम्यवादियों के साथ साथ अपदस्थ राजघरों के तीन सौतेले भाइयों ने लाओस पर अपनी राजनीति पकड़ के लिए अलग अलग रास्ते अपना लिए थे। इनमें पहला राजकुमार सुवन फुमा तटस्थतावादी था। दूसरा राजकुमार सुफन बोंग जो पाथोट लाओ के नाम से विख्यात था और अपना जो है सैन्य संगठन बनाकर समूचे लाओस में साम्यवादी व्यवस्था लाना चाहता था। तथा तीसरा राजकुमार फूमी नौसवान दक्षिण पंथ का अनुसरण करने वाला था। 25 दिसंबर 1955 ईस्वी को लाओस में चुनाव के बाद राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ और सुवन फुमा के नेतृत्व में सरकार बनी। पाथेट लाओ ने इसका विरोध करते हुए गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया, परंतु 1957 में दोनों में समझौता हो गया और पाथेट लाओ की पार्टी
नियो लियो हक्सत, ठीक है, NLHS के सदस्यों को भी सरकार में जगह मिल गई। यह स्थिति अमेरिका के लिए जो है असह्य थी, मतलब असहज थी, क्योंकि पाथेर लाओ वामपंथी था। अमेरिकी षड्यंत्र के कारण दोनों भाइयों में समझौता टूट गया और पुनः गुरिल्ला युद्ध शुरू हो गया। इसी बीच तीसरे भाई जनरल फोमी नौसवान को मौका मिल गया, ठीक है। उसने जो है क्या करा, देखिए, उसने निर्वाचित सरकार का तख्ता पलट कर दक्षिण पंथी सरकार बना ली। 3 माह बाद फिर तख्ता पलट हुआ और कैप्टन कांगोली के नेतृत्व में सैनिक सरकार बनी, ठीक है। परंतु तीनों भाइयों ने मिलकर कैप्टन कांगली को उत्तर की ओर भगा दिया। इस तरह लाओस एक भयंकर गृह युद्ध में फंस गया, ठीक। अभी हम लोग पढ़ेंगे बाउदाई कौन था, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए, बाउदाई पूर्व में अन्नाम का शासक था। नहीं, बाउदाई पहले क्या था, अन्नाम का शासक था, बाद में फ्रांस के समर्थन से दक्षिण वियतनाम का शासक बना, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बाउदाई कौन था, तो क्या हो जाएगा, बाउदाई पहले अन्नाम का शासक था, लेकिन बाद में क्या हुआ, फ्रांस के समर्थन से दक्षिण वियतनाम का शासक बना, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन है, होची मिन के विषय में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। नहीं, तो क्या है, देखिए, 1917 ईस्वी में हो ची मिन नामक वियतनामी छात्र ने पेरिस में साम्यवादियों का एक गुट बनाया। बाद में ये बहुत शिक्षा प्राप्त करने मॉस्को गया और साम्यवाद से प्रेरित होकर 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांतिकारी दल का जो है गठन किया और अंततः 1930 में वियतनाम के बिखरे जो है राष्ट्रवादी गुटों को एकजुट कर वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, जिसे वियतनाम कोंग सॉन सान देंग की स्थापना की, मतलब कहा जाता है, कम्युनिस्ट पार्टी को क्या कहा जाता है, वियतनाम कांग सान देंग, ठीक, की स्थापना की, जो उग्र विचारवादी था। नहीं, तो जेनेवा समझौता के बाद उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह की सरकार बनी। अब एक पॉइंट है यहाँ पर, हो ची मिन्ह मार्ग क्या है, संक्षेप में बताइए। तो देखिए, हो ची मिन्ह मार्ग हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाता था, जिससे अनेक जो है कच्ची पक्की सड़कें निकलकर जुड़ी थी। अमेरिका कई बार इसे क्षतिग्रस्त कर चुका था। नहीं, परंतु वियतनामी जो है उसे तुरंत जो है मरम्मत कर लेते थे। इस मार्ग पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से अमेरिका लाओस और कंबोडिया पर आक्रमण कर दिया था, परंतु तीन तरफा संघर्ष में फंसकर उसे वापस होना पड़ा, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे कंबोडिया संकट के बारे में। नहीं, देखिए, सन 1954 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य बनने के बाद कंबोडिया में संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार कर राजकुमार नरोत्तम सिंघानुक को शासक माना गया। नरोत्तम सिंघानुक जो है, ठीक है, 1954 से ही कंबोडिया में गुट निरपेक्षता एवं तटस्थता की सीमा पर कायम था, इसलिए कंबोडिया दक्षिण पूर्व एशियाई सैन्य संगठन में शामिल नहीं हुआ। अमेरिका इन क्षेत्रों में अपना प्रभाव चाहता था, इसी कारण वह सिंघानुक से चिढ़ा हुआ था और थाईलैंड को उकसाकर कंबोडिया को तंग करवा रहा था। अमेरिका की इस कूटनीतिक चाल के कारण 1963 ईस्वी में सिंघानुक ने उससे भी किसी तरह की मदद लेने से इनकार कर दिया। यह बात अमेरिका के लिए अपमानजनक थी। मई 1965 में उसने वियतनाम के साथ कंबोडिया के समीपवर्ती गांवों पर आक्रमण कर दिया। तब सिंघानुक ने अमेरिका से राजनीतिक जो संबंध है उसको तोड़ लिए। आगे चलकर सन 1969 ईस्वी में अमेरिका ने कंबोडिया सीमा क्षेत्र में जहर की वर्षा हवाई जहाज से करवा दी, जिससे लगभग 40,000 एकड़ भूमि की रबर की फसल जो है क्या हो गई, नष्ट हो गई। तब जो है सिंघानुक मुआवजे की मांग अमेरिका से की एवं रूस की ओर झुकाव दिखाते हुए पूर्वी जर्मनी से राजनयिक जो संबंध है बढ़ाने शुरू कर दिए। नहीं, अब हम लोग पढ़ेंगे वियतनाम में गृह युद्ध और अमेरिका, ठीक है। तो क्या करा, देखिए, अमेरिका जो दक्षिण वियतनाम में साम्यवाद के प्रभाव को रोकना चाहता था, ने 1961 ईस्वी के सितंबर में शांति को खतरा नाम से श्वेत पत्र जारी कर उत्तरी वियतनाम की हो ची मिन्ह सरकार को इस गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया और 1962 के शुरुआत में अपने 4,000 सैनिकों को दक्षिणी वियतनाम के मदद के लिए सौगान भेज दिया। वास्तविकता यह थी कि न्यू दिन विदियम की तानाशाही अत्याचारों से जनता तंग आ चुकी थी। बौद्ध जनता धार्मिक असहिष्णुता के कारण आत्मदाह कर रही थी। इसी को लेकर 1963 ईस्वी में सेना ने विद्रोह कर न्यू दिन दियम को, ठीक है, मार दिया और सैनिक सरकार की स्थापना हुई। परंतु यह भी प्रतिक्रियावादी थी। इस तरह सरकारों का आना जाना लगा रहा, मगर किसी की भी नीति नहीं बदली और वियतकांग का जो है संघर्ष जो है क्या रहा, चलता रहा। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग रासायनिक हथियारों तथा एजेंट ऑरेंज का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन है। नहीं, हम लोग जानेंगे अभी यहाँ पर 2 पॉइंट, एक पढ़ेंगे रासायनिक हथियार, दूसरा क्या पढ़ेंगे, एजेंट ऑरेंज, उसके बारे में यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो देखिए,
क्या करा? रासायनिक हथियारों तथा एजेंट ऑरेंज का उपयोग अमेरिका द्वारा 1964 में वियतनाम के विरुद्ध किया गया था। ठीक है, सबसे पहला क्या है? रासायनिक हथियार। पता नापाम एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करता था जो त्वचा से चिपककर जलता रहता था। इसका व्यापक पैमाने पर वियतनाम में प्रयोग किया गया था। नहीं, तो रासायनिक हथियार की बात करेंगे, उसका नाम क्या है? नापाम। तो ये जो नापाम है क्या है? एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करता था जो त्वचा से चिपककर जलता रहता था। इसका व्यापक पैमाने पर वियतनाम में प्रयोग किया गया था। ठीक है, इसी में एक अगला पॉइंट क्या है? एजेंट ऑरेंज, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यह एक ऐसा जहर था जिससे पेड़ों की पत्तियां झुलस जाती थी एवं पेड़ मर जाता था। अमेरिका ने इसका इस्तेमाल इस्तेमाल जो है जंगलों के साथ खेतों और आबादी दोनों पर जमकर किया। इस जहर के असर से अगली पीढ़ी बीमार पैदा होने लगी। ठीक है, इसके बाद क्या है? यहाँ पर देखिए एक पॉइंट है, माइली गांव की घटना। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर, माइली गांव की घटना क्या थी? नहीं, इसका प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ा? देखिए क्या कर रहा है? कह रहा है कि दक्षिणी वियतनाम में माइली नामक गांव था जहां के लोग पर वियतकांग समर्थक होने के शक को लेकर अमेरिकी सेना ने पूरे गांव को घेरकर पुरुषों को मार दिया तथा औरतों एवं लड़कियों को बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया। ठीक है, फिर उन्हें भी मारकर पूरे गांव में आग लगा दिया। लाशों के बीच दबा एक बूढ़ा जिंदा बच गया था जिसने इस घटना को पूरे विश्व के सामने उजागर किया था। ठीक है, जिसका प्रभाव यह हुआ कि पूरे विश्व में अमेरिकी सेना की आलोचना होने लगी। अन्य देशों को कौन कहे, स्वयं अमेरिका में अमेरिकी सैनिकों की थू थू होने लगी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन की काफी बदनामी हुई, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ गया जिसके कारण राष्ट्रपति निक्सन ने शांति स्थापित करने के लिए 5 सूत्री योजना की घोषणा की, जो इस प्रकार था कि चीन की सभी सेनाएं युद्ध बंद कर यथास्थान पर टिकी रहे। ठीक, इसके बाद क्या है देखिए, युद्ध विराम की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे। इस दौरान कोई देश शक्ति बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा। युद्ध विराम के दौरान सभी तरह की लड़ाइयाँ बंद रहेगी। इसके बाद है युद्ध विराम का लक्ष्य, समूचे हिंद चीन में संघर्ष का अंत होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है देखिए, राष्ट्रपति निक्सन के हिंद चीन में शांति संबंध में 5 सूत्री योजना क्या थी? इसका क्या प्रभाव पड़ा? इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो कह रहा है कि हिंद चीन में शांति के संबंध में राष्ट्रपति निक्सन की 5 सूत्री योजना निम्नलिखित थी। पहला क्या है? हिंद चीन की सभी सेनाएं युद्ध बंद कर यथास्थान पर टिकी रहे, युद्ध विराम की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे। ठीक है, कहता है इस दौरान कई देश शक्ति बढ़ाने का प्रयास, मतलब कोई देश शक्ति बढ़ाने का प्रयास नहीं करेंगे। युद्ध विराम के दौरान सभी तरह की लड़ाइयाँ बंद रहेगी। ठीक है, युद्ध विराम का लक्ष्य समूचे हिंद चीन में संघर्ष का अंत होना चाहिए। निक्सन के इस शांति प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। अमेरिकी सेना ने पुनः बमबारी शुरू कर दी। 24 अक्टूबर 1972 ईस्वी को वियतकांग, ठीक है, उत्तरी वियतनाम, अमेरिका एवं दक्षिणी वियतनाम में समझौता तय हो गया, लेकिन दक्षिणी वियतनाम ने आपत्ति जताई और पुनः वार्ता के लिए आग्रह किया, लेकिन वियतकांग ने इसे अस्वीकार कर दिया। वार्ता बंद होने के बाद अमेरिकी सेना ने उत्तरी वियतनाम पर हिरोशिमा पर गिराए गए बम से भी ज्यादा बम गिराया जिससे पूरा वियतनाम ध्वस्त हो गया, लेकिन वियतनामी डटे रहे। अंततः 27 फरवरी 1973 ईस्वी को पेरिस में वियतनाम युद्ध की समाप्ति के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। समझौतों मतलब समझौते की मुख्य बातें थी कि युद्ध समाप्ति के 60 दिनों के अंदर अमेरिका सेना, मतलब अमेरिकी जो सेना है वो वापस हो जाएगी। ठीक है, उत्तर और दक्षिण वियतनाम परस्पर सलाह कर एकीकरण का मार्ग खोजेंगे। अमेरिका वियतनाम को आर्थिक सहायता देगा। इस प्रकार से अमेरिका के साथ चला आ रहा युद्ध समाप्त हो गया एवं 30 अप्रैल, नहीं, 1975 ईस्वी में उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस चैप्टर को काफी डिटेल्स के साथ पढ़ा। अभी हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उसके उत्तर, इसके अलावा जो भी है अति लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न तो हम लोग जो है क्वेश्चन के माध्यम से ही, चैप्टर के माध्यम से ही कर लिया। अभी हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में जितने अभ्यास प्रश्न में ऑब्जेक्टिव आए हुए हैं उस क्वेश्चन का आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखना है कि जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है देखिए, क्या कह रहा है कि हिंद चीन क्षेत्र में, नहीं, हिंद चीन क्षेत्र में जो है
तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या कर रहा है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, ठीक। ये जो है हिंद चीन के क्षेत्र में आता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 100, ठीक है। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अंकोर वाट का मंदिर जो है कहाँ स्थित है, चाहे वियतनाम, थाईलैंड, लाओस या फिर कंबोडिया, क्योंकि इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंकोर वाट का जो मंदिर है वह कंबोडिया में स्थित है, ठीक है। इसके बाद है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हम लोगों ने पढ़ा था इंग्लैंड है, फ्रांसीसी है, पुर्तगाली है, डच है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुर्तगाली, ठीक है। इसके बाद क्या करा देखिए, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, तो हम लोगों ने पढ़ा है हिंद चीन में जो बसने वाले फ्रांसीसी है वह क्या कहा कहे, मतलब क्या कहलाते हैं, फ्रांसीसी कहलाते हैं, शासक वर्ग कहलाते हैं, कोलोन कहलाते हैं या फिर जनरल। हम लोगों ने पढ़ा था हिंद चीन में बसने वाले जो फ्रांसीसी है उसे क्या कहते हैं, कोलोन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 5, कह कि नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे, तो वियतनाम, लाओस, थाईलैंड की कंबोडिया, क्या हो जाएगा, कंबोडिया, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा, तो क्या हो जाएगा, हो ची मिन होगा, फान बोई चाओ होगा, क्वांग होगा कि त्रियो होगा। द हिस्ट्री ऑफ वियतनाम की जो रचना है किसने किया था, फाइन फान बोई चाओ ने, ठीक है। इसके बाद है मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता था, नहीं मतलब जाना जाता है, तो जिनेवा समझौता, ठीक है, जिनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता या धर्मनिरपेक्ष समझौता, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिनेवा समझौता। जिनेवा समझौता नहीं, क्या हो जाएगा, हनोई समझौता, ठीक है। इसके बाद है किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रसेल होगा, होचिमिन होगा, नरोत्तम सिंघानिया होगा कि रूस होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रसेल, ठीक। इसके बाद है हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, तो वाशिंगटन था, नहीं, निक्सन था, जॉर्ज बुश था कि रूजवेल्ट था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा निक्सन, ठीक है। इसके बाद है हुआ हुआ आंदोलन की किस प्रकृति का था, हुआ हुआ आंदोलन जो है क्या था, क्रांतिकारी, साम्राज्यवादी, समर्थक, धार्मिक की क्रांतिकारी, धार्मिक, इसका आंसर ये हो जाएगा क्रांतिकारी धार्मिक। इसके देखिए इसके अलावा जो है सबका आंसर भी यहाँ पर जो है दिया गया है, ठीक है, आप लोग इसे देख सकते हैं, नहीं, एक का 100, दो का 2, 3 का 100, 4 का 100, जो भी है यहाँ पर दिया गया है। अब स्क्रीन शॉट लेकर के जो है इसका आंसर ठीक कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे रिक्त स्थानों को भरे, तो क्या कर रहा है देखिए, यहाँ पर जो भी आंसर होगा उसको अलग कलर से जो है अंडरलाइन किया गया है। क्वेश्चन है 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने यहाँ पर होता डॉट 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 मंदिर का निर्माण करवाया था, क्या हो जाएगा, अंकोर वाट का मंदिर, नहीं। इसके बाद है डॉट डॉट समझौते ने पूरे वियतनाम को 200 मार दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाता जो जेनेवा समझौता, ठीक है। होचिमिन का दूसरा नाम क्या होगा, न्यूगॉन आई कबोक, ठीक। इसके बाद है द्वेन फुएन के युद्ध में कौन सा देश बुरी तरह हार गया, क्या हो जाएगा यहाँ पर, फ्रांस, और नामी दल का संस्थापक कौन था, जियोगनाई था, नहीं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस चैप्टर को काफी डिटेल्स के साथ, चाहे वह अति लघुत्तरीय क्वेश्चन हो, चाहे वह लघुत्तरीय क्वेश्चन हो, चाहे दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन हो या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हो, हम लोगों ने काफी डिटेल्स के साथ समाप्त किया। जय हिंद।